अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं गरन्नाज। आज ना मुझे कुछ मशहूर जो ज़रबुल मिसल और मिसालें होती हैं वो याद आ रही हैं। जैसे कि खाली बर्तन बहुत ज़्यादा शोर करता है या तकब्बुर अक़ल को खा जाता है। अंग्रेज़ी में भी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें इसी तरह की होती हैं कि एन एरोगेंट पर्सन कंसीडर्स हिमसेल्फ परफेक्ट और स्टुपिडिटी combined with arrogance and a huge ego will get you a long way। ये सब बातें आज मुझे इंडियन एयर चीफ के इस अहमकाना बयान को पढ़कर याद आ रही हैं, जहां मौसूफ मई में हुई पाक भारत जंग में बदतरीन शिकस्त खाने के 3 महीने बाद कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तबाह किया है। भारतीय एयर चीफ के पाकिस्तानी तैयारे गिराने के मज़हिका खेज़ बयान पर रद्द अमल में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने फ़र्ज़ी दावा के लिए 3 माह का अरसा लगाया है और सितम ज़रीफ़ी कि किस तरह सीनियर भारतीय फ़ौजी अफसरान को भारतीय सियासतदानों की स्ट्रैटेजिक दूरअंदेशी की कमी से पैदा होने वाली नाकामी के चेहरों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई सवाल में है तो दोनों फरीक अपने अपने तैयारों की इन्वेंट्री आज़ादाना तस्दीक के लिए पेश कर दें। यहाँ नाज़रीन याद दिला देती हूँ आपको कि ये वही इंडियन आर्मी चीफ हैं जिन्होंने 29 मई इस दिन भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 6-0 से बदतरीन शिकस्त के बाद अपनी हुकूमत और दिफाई मुआहदों को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था और बाकायदा तौर पर शिकस्त का एतराफ़ किया था। ये कहकर किया था कि आज तक भारत में कोई भी दिफाई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल ही नहीं हुआ। 29 मई के इस बयान के बाद आज इंडियन एयर चीफ अमरप्रीत सिंह के बयान से तो लगता है कि पाकिस्तान ना आसाब पर सवार हुआ है, आज तक सवार हुआ है। कल रात मौसूफ ने देखा होगा कोई ख्वाब और सुबह उसे बयान कर दिया मीडिया पर। भारतीय आर्मी चीफ और मोदी की हालत जो है ना वो काबिल रहम है, काबिल अफसोस है। बेचारे ना दुनिया में किसी मुल्क से ताल्लुकात बनाने के काबिल रहे हैं, ना अपने मुल्क में सियासत करने के काबिल रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा है, सुना कि भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ़ खुद भारतीय आर्मी चीफ कर चुके हैं। और पिछले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय पार्लियामेंट का इजलास हुआ था, जहाँ मोदी हुकूमत को खूब लताड़ा गया था अपोजिशन की तरफ से, लेकिन वहाँ भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह, इनमें से किसी ने भी कोई बात ही नहीं की ऐसी। इतने दिनों बाद याद आया। ऐसे में अमरप्रीत सिंह इनके इस ख्वाबी दावे को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए मोदी के माय फ्रेंड की एक गवाही वही काफ़ी है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में मोदी और भारत के साथ जो किया सो किया, लेकिन सदर ट्रंप ने तो पाक भारत जंग में सीज़ फायर के किरदार की बात को मोदी की चिड़ी बना लिया है। सदर ट्रंप अब तक 31 मुख्तलिफ मौक़ों पर मोदी को चढ़ा, मेरा मतलब है कि ये बात दोहरा चुके हैं। नरेंद्र मोदी वो कहते हैं ना, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, खुद ही झूठ बोलते रहते हैं। पाकिस्तान के हाथों हार के बाद से भारत का वक्त भी बड़ा ख़राब चल रहा है, बल्कि खासा ख़राब चल रहा है। सदर ट्रंप जिनकी इलेक्शन मुहिम में मोदी खुद अमेरिका गए थे, आज वही ट्रंप मोदी को सिफारती और तजारती मैदान में धोबी पटका दे रहे हैं। रूस से तेल खरीदने से बाज न आने पर ट्रंप ने इंडिया पर भारी भरकम 50% तक टैरिफ लगा दिया है। भारत ट्रेड को ठीक ठाक इससे धचका लगा है और इस जल्दी पर जो तेल का काम है वो पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी के साथ कर दिया गया है। साथ ही साथ सदर ट्रंप ने टैरिफ का मसला हल होने तक भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया है, जिससे भारत और अमेरिका के जो दिफाई मुआहदे हैं वो ख़तरे में पड़ गए हैं। और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका भी मनसूख हो गया है, जिसमें जासूस तैयारों समेत अहम दिफाई साजो सामान की खरीदारी के अरबों डॉलर्स के मुआहदे होने थे। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने का ख्वाब देखने वाला भारत आज खुद तन्हाई का शिकार है, जबकि पाकिस्तान का जिक्र आज तकरीबन हर आलमी मंजरनामे में, जरीदों में, रिपोर्ट्स में, अहम मीटिंग्स में हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आज लिखा कि दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स चीन और अमेरिका के साथ कशीदा ताल्लुकात के बाद भारत आलमी तन्हाई का शिकार नजर आता है, जबकि ब्लूमबर्ग और वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तरजीही और पसंदीदा मुल्क बन चुका है। ब्लूमबर्ग ने ही लिखा है कि पाकिस्तान ने ट्रंप दौर में बाजी पलट दी है, जबकि भारत पीछे रह गया है। कल भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करवाते वक्त पाकिस्तान का बारहा जिक्र किया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में आर्मीनिया और आज़रबाईजान ने 3 दहाइयों से जारी तनाज़ा ख़त्म करने का ऐलान किया है। इन दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़े की तारीख भी साथ साथ आपको बता देती हूँ कि सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल करने वाली दोनों साबिक़ रियासतों आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 1980 की दहाई से सरहदी इलाके काराबाख पर कब्ज़े का तनाज़ा चल रहा था। ये इलाका आलमी सतह पर आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन यहाँ अक्सरियती आबादी जो है वो आर्मीनियन है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर 2 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। आज़रबाईजान ने 2023 में काराबाख का इलाका आर्मीनियाई फोर्सेस से वापस ले लिया था। अब सदर ट्रंप की सालिसी में होने वाले अमन मुआहदे में दोनों ममालिक ने सरहदी तनाज़ात के खात्मे, कैदियों की रिहाई और तजारती और सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक किया। इसके अलावा भारतीय मीडिया कनाडा में खालिस्तान रियासत का सफारत खाना खुलने का दावा भी कर 15 अगस्त को अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस ने एहतजाज और 17 अगस्त को रेफरेंडम का ऐलान कर रखा है। तो इन्हीं सारे अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान होंगे। सबसे पहले गुरपतवंत सिंह साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सरबराह हैं खालिस्तान तहरीक के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? 17 अगस्त को रेफरेंडम करने जा रहे हैं और 15 अगस्त को तिरंगा जलाने जा रहे हैं, इसी तरह की कोई प्लानिंग है? सफारत खाने के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं अमेरिका में? जी भैन थानू भी ते समा देखने वाले मेरे पूरे पाकिस्तान दे अवाम, सरकार ते फौज नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भैन इहदे च 2 टुक गल करदे आ, ना हिंदी ना हिंदुत्वा ना हिंदुस्तान, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। सो उस मुहिम हेठ 15 अगस्त नू जिथे जिथे भी इस हिंदुस्तान अतवादी सरकार दे अंबैसीज हैगियां, उन्हां दे सामने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਹੈ ਕਾਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਪਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਕੰਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, a peaceful and democratic process to liberate Punjab from the Indian occupation। ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਉੱਥੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ US ਕਾਂਗਰਸ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈਏ। ये आप 17 को करने जा रहे हैं और 15 को आपने तिरंगे के हवाले से कोई बात की हुई है। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी पिछले दिनों अमरीकी सदर की तरफ से आपको एक खत लिखा गया सिफारती हलकों में, तो बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है इसे, बड़ी बात की जा रही है इस पर। इससे पहले आप लोगों ने भी सदर ट्रंप को एक खत लिखा था, तो किन पॉइंटर्स को आप लोगों की तरफ से हाईलाइट किया गया था उस खत में? देखो, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਬਾਲਕਨਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ,
ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦਾ ਮਾਰਚ 2000 ਦਾ, क्योंकि उदों प्रेसिडेंट क्लिंटन ये ने सारी चीजें आपने उस खत में हाईलाइट की। पूरी ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤ ਆਇਆ ਅਸੀਂ 30 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ H1B ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜੌਬਸ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰੋ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੱਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ चीज ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। सही। अच्छा गुरप्रीत सिंह साहब, मुझे ये भी फरमाइए, इस वक्त तो भारत में बड़ा शोर मचा हुआ है कि कनाडा में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का पहला सिफारत खाना जो है वो खुल गया है और गुरुद्वारे को इसके लिए डिक्लेयर किया गया है सिफारत खाना, और ये वही गुरुद्वारा है कि जहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर साहब चलाया करते थे जिसे कत्ल करवाया भारतीय हुकूमत ने। देखो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਝੂਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭੈਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ 50 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। अच्छा सिंह साहब, मुझे ये भी फरमाइए, ये जो मई में जो कुछ पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, आप भी मुसलसल फॉलो भी कर रहे हैं, ना सिर्फ फॉलो किया बल्कि आपने बाकायदा तौर पर इस पर कैंपेन भी की जिसका भी आप तस्करा भी कर रहे थे। लेकिन आज आपने सुना होगा इंडियन आर्मी चीफ वो कह रहे हैं कि 6 उन्होंने जहाज गिराए पाकिस्तान के। उनके इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? 94 दिन बाद उनको याद आया उन्होंने 6 जहाज गिराए। मुझे तो लग रहा है वो कागज के बना के गिराए। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਖੜੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ, ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 70 ਸਾਲ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹੈ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਝੂਠਸਤਾਨ। ਉਹ ਸਵਾਏ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਅੱਜ 8 ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਅਗਸਤ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਟਾਫਸ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਕੇਨਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਫਰਾਈਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੇਨ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪੀਸ ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਹੋਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ
ਕਿ ਝੂਠ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਝੂਠ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਚਪੇੜ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। इसकी बैकग्राउंड है ठीक आसिम ठीक मनीर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आप साथ मौजूद थे और आप इस सारे बात कर रहे थे जो खालिस्तान के सफारत खाने के हवाले से बात हो रही है उस पर भी, और जो कुछ आप आज इंडियन आर्मी चीफ ने बात की उस पर भी आप बात कर रहे थे। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहम हिस्सा है, मुझे ज्वाइन करें, बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे। भट्ट साहब, ये जो कुछ आज हुआ है, कहते हैं दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कैसा दुश्मन है? 94 दिन के बाद इनको एकदम अचानक से ख्याल है ओ हमने भी तो 6 जहाज गिराए। ये जो नरेंद्र मोदी की हम देख रहे हैं और बातें भी हो रही हैं, इंडिया में भी बातें हो रही हैं, इलेक्शन चोरी के भी अब इल्जामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जो 11 साल का उनका एक टेन्योर था उस साख को बड़ा धचका पहुंचा है। तो अब आपको लगता है कि ये इस तरह के मजे का खेस स्टेटमेंट से मोदी जी की जो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद साख हो चुकी है वो दोबारा उठ पाएगी या बेहतर हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हम पंजाबी में कहते हैं जी मार दे तो रोन भी नहीं देते। ये रो रहे हैं तो रो रहे हैं ना, ये रो के कह रहे हैं ना। देखें उनका बस नहीं चल रहा, जो कुछ उनकी इतनी जलालत हुई है मोदी की, खासकर हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया में जी। उनका एक पोल खुल गया कि ये हमें अवाम में बने हुए थे कि हम इस खित्ते के बड़े वो हैं, मोला जट है और चौधरी हैं। तो ये छोटा सा भी हमने पाकिस्तान एक झलकी दिखाई है, और वो भी हमने देखे हमारी खारजा पॉलिसी, देखें, और खारजा पॉलिसी हमारी, हमने क्या तो दिया कि भाई तुमने जो ये झूठ बोला है इसका जवाब तो हम तुम्हें देंगे, हमला भी करेंगे, लेकिन पहले हमने दुनिया को इंगेज किया, बताया कि भाई ये हिंदुस्तान कई दहाइयों से इस तरह कर रहा है, असल में ये हकीकत नहीं, झूठ है। और आप तीसरी आ जाए कोई कंट्री इसमें बैठ जाए, हमें बताए कि ये जो कुछ वो कह रहा है उसमें सच्चाई है, और सच्चाई अगर होती तो हिंदुस्तान बैठ जाता, मान जाता, हाँ जी तीसरा मुल्क इसमें देख ले। जब ये सारी बातें हमने दुनिया को बता दी और वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान ठीक कर रहा है, फिर जब हमने मारा तो फिर वो रोया, वो गया ना हिंदुस्तान अमेरिका के पास, और ट्रम्प ने कहा कि कहता है ट्रम्प हर दफा कि मैंने बचा लिया तुम्हें, अगर तुम मेरे पास रोते ना आते तो मैंने पाकिस्तान को कहा कि भाई बस करो, बैठ के टेबल में बात करेंगे। एक चीज हुई कि अब टेबल पे अगर बात होगी तो सबसे पहले कश्मीर के मसले पे बात होगी। देखें ये पाकिस्तान ने कहा, तो ये कश्मीर का मसला एकदम उजागर हुआ, जिसको हिंदुस्तान समझ बैठा का खत्म हुआ, तो उसकी गलतियां उसके सामने आ गई। बिल्कुल ठीक। मेमन साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तो अब इसको जब उनके इस स्टेटमेंट पर बात की है तो साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों ममालिक की फिर इन्वेंट्री जो है वो चेक करवा लेते हैं तैयारों की। तो आपको लगता है कि ऐसा भारत जब ये मामला हुआ सारा का सारा जब आगाज हुआ तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने बारहा कहा कि आप इसकी तहकीकात करवा लें, चेक करवा लें। जब वहां पर भारत नहीं माना तो ये तो 94 दिन के बाद इतना बड़ा झूठ मारने के बाद आपको लगता है कि राजी होगा इन्वेंट्री करवाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ख्वाजा आसिफ साहब तो मैं सुना था कि वो रिजाइन कर रहे हैं, वो रिजाइन उन्होंने बंद कर दिया है। ये इनकी ख्वाहिश है, इनकी ख्वाब है। चले पहले मेरी बात का जवाब दे देना, फिर उसके बाद आ जाएंगे। नहीं, मैं इसलिए मैं कह रहा था कि वैसे मैं पूछ आप भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडियन आर्मी चीफ ने किया है, मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो मजाक की बात नहीं है, मैंने तो सुना था कि वो कर रहे हैं, लेकिन एनीवे ठीक है, वो जो सच है वो यही है कि जिस दिन ये आपस में जंग हुई थी उसी दिन आपको पता चल गया था कि उनके जहाज 5 या 6 जहाज डाउन थे। और इसमें अगर आप मुझसे ये पूछें, इसमें जो एयरफोर्स ने और आर्म फोर्सेस ने जो कमाल किया था वो किया था, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी अनोखी ये हुई थी कि पाकिस्तान ने कोई वेस्टर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज की थी। चाइनीज 100% फ्रॉम मिसाइल्स टू साइबर वॉरफेयर टू एयर फोर्स, सबके सब जो थे ना, इट वाज चाइनीज टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इफ आई वुड बी देयर आई विल बी स्लाइटली कॉशन कि मैं
कितना क्योंकि मेरा पाकिस्तान का जो पास्ट है विद यूएस वो कोई बहुत अच्छा नहीं है उस लिहाज से। सो आई बी वेरी कॉशन इन गोइंग टुवर्ड्स जिस स्पीड से हम जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा मुझे कॉशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बाकी ममालिक हो, दे आर क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट हाउ द यूएस विल रिस्पॉन्ड टू मेनी स्टिमुलस। तो इधर मुझे थोड़ा सा जरा कॉशियस होकर करना पड़ेगा। बाकी अच्छी बात है, आप जरूर जाओ मिलो, आप जरूर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में सारे डिसीजन लो, लेकिन वी हैव टू बी स्लाइटली बिट कॉशियस अबाउट एवरीथिंग। जी जी सर, हमें वैसे इंटरनेशनल मीडिया के पर्सपेक्टिव को भी देखना चाहिए, क्योंकि चलें आप पाकिस्तान के अंदर तो इस बात की बात की जा सकती है कि कोई बाइस्टेंस दिखा दी जाए, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें तो वहाँ तक भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने कार्ड्स प्ले किए हैं इस बार अमेरिका के सामने, पाकिस्तान को उसमें कामयाबी नसीब हुई है, और जिस तरह से हमारे रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहे हैं। साहब आपसे मैं पूछूंगी, मैं सर मुझे जी मेमन साहब मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक लेके वापस आती हूँ, फिर आप अपना जुमला आप कंप्लीट कीजिएगा। बस मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक लीजिए नाज़रीन, वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान दोनों सेनेटर साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं। बट साहब अभी थोड़ी देर पहले चीफ साहब के हवाले से बता रहे थे कल शायद कोई अहम मुलाकात हो भी गई और वहाँ पर जो बातें हुई हैं वो भी बड़ी बेहतरीन ज़बरदस्त बातें हुई हैं, लेकिन सर क्या प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी हो रही हैं कोई कोशिशें, उनकी भी है आने वाले वक्तों में मुलाकात मुतवक्के? देखे ना, प्राइम मिनिस्टर की तो इतनी कोशिशें, खारजा पॉलिसी हमारी ये पॉलिसियाँ, तो पीएम साहब ने सारा कुछ किया, डार साहब की। लेकिन आप ये देखें कि एक हमारे जो आर्मी चीफ है, जब ये हिंदुस्तान और भारत पाकिस्तान वाला एपिसोड हुआ, दुनिया ने रिकग्नाइज किया कि एक बार पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर था, भारत को ये जो जवाब दिया ये इनकी हिकमत अमली थी। तो उसके लिए अगर अमेरिका ने भी अप्रिशिएट किया कि ये इन्होंने जो एक जवाब दिया हिंदुस्तान को, अपने आप को बड़ा देखे ना कितना फ़र्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। 1.5 अरब की आबादी है और उनकी टेक्नोलॉजी, लेकिन चाइना की टेक्नोलॉजी कामयाब हुई, सारा कुछ हुआ। एक बात अच्छी हुई कि अब हिंदुस्तान कभी भी इस तरह का कोई इवेंट करने का, मुझे ये मैं कहूँ एक बुचर आदमी है, उसको हम कहते हैं ना सर। एक बात वैसे यहाँ पर और भी है कि टेक्नोलॉजीज तो थी, लेकिन कैपेबिलिटी और स्ट्रैटेजी उसका ये तो उसका मैं वही तो क्रेडिट दे रहा हूँ ना आसिम मुनीर साहब के, उन्होंने किस तरीके से इसको हैंडल किया और बिल्कुल जब उन्होंने जवाब देना था वो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी तैयार रखी, टाइमिंग थी उसमें वो जवाब दे दी और टाइमिंग भी किया। जब ये शुरू हुआ तो हिंदुस्तान को पता चल गया कि अब हमारी खैर नहीं। तो मुराद ये है कि ये चीजें जो थी, पहले भी एक वक्त था ना वो अभिनंदन आया था जी। मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि अभिनंदन आया था तो कहा गया था कि जी आप जो कुछ भी करें, आप जो जैसे भी प्राइम मिनिस्टर बन गए, मुसल्लत हो गए हैं, डिसीजन लें, हम आपके साथ हैं। अपोजिशन ने आवाज दी, शहबाज साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, तो कहते क्या मैं हमला कर दूं? लेकिन सर चलें, अभिनंदन वाला भी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारे लिए, लेकिन उसको हमें छोड़ना अपनी जमीन पे ही उसको गिराया था, और वहां पर भी यही हुआ था कि वो यहाँ से गिर के गया था, इंडिया की इज्जत गिरा के गया था, लेकिन उसको वीर चक्रा दे दिया था, और आज जो है वो 5-6 जो है वो जहाज गिराने के दावे हो रहे हैं कि जब इस तरह की चीज हो तो फिर पूरी, मेरा कहने का मकसद है कौम सारी एक हो जानी चाहिए। ये एक मेरी बात है, बिल्कुल ठीक। इस मामले को से आगे बढ़ते हुए जरा सियासी मामलात की तरफ चले जाते हैं। मेमन साहब, सर आप लोगों की तरफ से ऐलान किया गया है 14 अगस्त के एहतजाज का। एक तो सर यौम आज़ादी के दिन एहतजाज करना, आप लोग ज़ाती तौर पर इस हवाले से क्या सोचते हैं, और आपको नहीं लगता कि आपकी जो ये डेट्स हैं या जिस तरह के अनाउंसमेंट्स हैं वो बजाय आपको फ़ायदा देने के ये एहतजाज आपके लिए तकलीफ दे बन जाएगी? सेकेंडली सर, इसका ज़िमनी सवाल ये भी कि आप लोग ऐसा क्या 14 अगस्त को गेन करेंगे जो 5 अगस्त को नहीं हासिल कर पाए? देखिए, मैं थोड़ा सा कमेंट कर लूँ इसमें। मैं ख्याल में इसमें जितना फख्र किया जाए कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस ने और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया को हैंडल किया, इसमें डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये है कि बिल्कुल रिकग्नाइज होना चाहिए, जो आर्म फोर्सेस के हेड है उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, लेकिन
प्राइम मिनिस्टर को ना बुलाने का मतलब ये है कि दे डू नॉट कंसिडर प्राइम मिनिस्टर एज एन इम्पोर्टेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पॉलिटिकली आप देखा जाए तो जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उसको बुलाया जाता है, तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि यार जो फील्ड मार्शल साहब है ही इज इम्पोर्टेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इज नॉट, व्हिच आई थिंक डिप्लोमेटिकली इज नॉट अ गुड थिंग। टेक्निकली बाकी जाके जरूर मिले, अच्छी बात है मेरे लिए। मैं एज अ डेमोक्रेट मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का होना चाहिए था। ठीक है, एक चीज। नंबर 2, ठीक, अब जो आपने सवाल किया है मैं वो देखें, इससे ये है कि ये जो 5, अगर आप सही मानों में देखा जाए कि 5 अगस्त को हुआ क्या था, तो बाकी एहतजाजों को आप छोड़ दें कि उन्होंने हमने क्या अचीव किया क्या नहीं किया। केपी में कितने ज्यादा लोग निकले, पंजाब में भी लोग निकले, लेकिन वो फॉर्मेट डिफरेंट था। कराची में, सिंध में पूरे 34-35 अजला में सारे निकले थे। लेकिन जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आप लोगों को फील होना चाहिए था, ये लोगों को, वो था ये पार्लियामेंट के बाहर जो परेड ग्राउंड था उस जगह पे फील हो, जहाँ पे बच्चों को बुलाया गया था, जहां पे बच्चों के साथ होता और उन बच्चों के इंटरव्यूज होते, कोई 20, 25, 30 बच्चों के रैंडम इंटरव्यूज हुए थे। और उन सब लोगों से जब पूछा कि 5 अगस्त को क्या हुआ था, तो हालांकि उनको बुलाया गया था कश्मीर के उस लिहाज से, लेकिन दे ऑल सेड के 5 अगस्त को इमरान खान को नाहक कैद किया गया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो बच्चे कह रहे हैं और उनके इंटरव्यूज थे। अच्छा, ये मेरे ख्याल में जो पीटीआई की जो सबसे बड़ी गेन है ना, वो ये गेन है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस है कि क्या चीज है। आप 14 अगस्त यानी 14 अगस्त को भी ऐसा ही एक मिनट लोग ये भूल जाएं कि क्या दिन है। लोग अगर इस पर बात करें तो ये कामयाबी होगी, आप समझते हैं, अगर ऐसी वीडियो हो जाए। होल्ड ऑन, देखिए मेरी बात सुने ना, अपनी बातें मेरे उसमें डालने की कोशिश ना करें। लेट मी से, हम 14 अगस्त इसलिए मनाते कि आजादी मिले। आजादी किस चीज की होती है कि जहां पे आपका रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे आपका फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, जहां पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। जिस मुल्क में ना रूल ऑफ लॉ हो, जिस मुल्क में ना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा हो, वैसे सर खुद ये कहना शुरू करते हैं। सर एक छोटा सा एतराज कबूल कीजिए सर, ऑपोजिशन में होते हुए हर पार्टीज का मुख्तलिफ कहना होता है। आजादी कैसे मिली है सर, कैसे हासिल की है 76 साल बाद भी? अगर हम अभी के हालात को और आजादी के हालात से जोड़ेंगे तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। आजादी का दिन बहुत ज्यादा बड़ी चीज है पाकिस्तानियों के लिए। मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे सेगमेंट क्लोज करना है सर जी। मुझे बस एक सवाल का जवाब लेने दीजिए सर। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी ब्रेक से पहले। ट्वीट किया उन्होंने जिसको एडीसीआर की गिरफ्तारी से जोड़ा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इस पर काफ़ी नाराज़ भी हैं। बाद में उनकी मियाँ साहब से मुलाकात भी हुई। फिर आज अंसार अब्बासी साहब खबर दे रहे हैं कि वज़ीर आला वाज़े कर चुकी हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कोई सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगी और समझौता करने के बजाय मुस्ताफ़ी होना पसंद करेंगी। क्या मामला चल रहा है ये? देखिए, सबसे पहले मैं अपने भाई उनकी बात का जवाब दे दूं। अगर इन्हीं की इनका एहतजाज बच्चों तक ही रह गया है कि फिर 5-7 बच्चे लेके आ जाया करें, उनसे एक बयान दें और घर चले जाया करें। बात यह है, अब इनकी कोई नहीं सुन रहा। 5 अगस्त है, वो 14 अगस्त को कौन हम जश्न आज़ादी बनाएंगे पूरा पाकिस्तान इकट्ठे लोग। सर अब आप इस सवाल के जवाब पे आ जाइए। मैं बताता हूँ, देखिए दूसरी बात यह है कि ये जो आपने कहा वो ख्वाजा आसिफ साहब वाली, वो गए थे, मियाँ साहब के कज़न फोत हुए, उनके दुआ के लिए वो गए थे, उनसे मिले हैं। मरियम साहिबा के हवाले से जो खबर दी अंसार अब्बासी साहब ने, उसका क्या क्राइटेरिया? देखिए ना, मरियम साहिबा आप देखें, 3-4 सूबों में एक पंजाब है जिसमें काम हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी साथ मिल के जो कुछ वज़ीर आला हुक्म करते हैं उसकी कोई हुकूमतूली नहीं होती। काम ठीक हो रहा है, दोनों मिल के चल रहे हैं। आ रहा है जो कोई कह रही है कि पसंद करेंगे इस्तीफा देना, दबाव कबूल नहीं करेंगे। आप मुझे पता है ऐसी कोई चीज़ आपने देखी, उनको क्या दबाव आ सकता है? कोई ऐसी चीज़ है नहीं। वो तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं सुबह शाम। चारों सूबों को अगर देख लें तो मरियम नवाज शरीफ है जो काम कर रही हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं। कभी तो ये भी कहा जाता था जरदारी साहब इस्तीफा दे रहे हैं। ये तो खबरें झूठी इस तरह चलती हैं, इसमें हकीकत कोई भी नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं इसमें हकीकत कोई भी नहीं है। मेरे दोनों मौजूद मेहमान सेनेटर नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हुमायूं, दोनों साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं, मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। क्विकली अपने अगले मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। मुख्तार जावेद साहब सरबराह हैं फैफन के,
प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। सर, मुझे ज़रा शेख वकास अकरम के हवाले से बताइए, उनकी रुकनियत ख़त्म करने के हवाले से तहरीक पेश की गई है। शेख वकास अकरम कह रहे हैं कि उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी थी। याद है मुझे PDM की हुकूमत में भी एक इसी तरह का मामला हमने देखा था। मियां सोमरो की रुकनियत भी इसी तरह से ख़त्म हुई थी, लेकिन उनका मौक़िफ़ बीच से कुछ मिलता जुलता था। लेकिन स्पीकर जो राजा परवेज़ अशरफ साहब थे वो कह रहे थे कि छुट्टी की दरख्वास्त वक्त गुजरने के बाद दी गई है। इस बार भी आपको रुकने असेंबली डिसीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्तार साहब? अच्छा, एक तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आइनी मामला है और आइन का जो आर्टिकल 6(4) है, वो ये कहता है कि अगर कोई रुकन असम्बली मुसलसल 40 इजलासों में सेशन में अगर हाजिर रहता है या रहती है, तो उसको एक प्रोसेस के ज़रिए डिसीट किया जाता है और उस प्रोसेस को फिर असम्बली के रूल 44 ने और वाजे कर दिया और उसमें बड़ी वाजे 3 शराइत रखी हुई। एक तो ये है कि अगर कोई रुकन मुसलसल 40 इजलासों से गैर हाजिर रहता है। दूसरी बात यह है कि वो अगर अपनी छुट्टी की दरख्वास्त नहीं देता या देती। और तीसरी बात यह है कि अगर ये 2 चीज़ें होती हैं और स्पीकर जो है उस पर लाजम होता है, अगर एप्लीकेशन आ जाए तो वो पढ़कर असम्बली में बताता है कि फलां बंदा या बंदी या रुकन जो है वो छुट्टी लेना चाह रहे। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो उस सूरत में एक चीज़ ये भी नोट करने की है कि अगर कोई मेंबर 1 साल पूरा नहीं आता और उसका असम्बली या स्पीकर नोटिस नहीं लेते तो वो डिसीट नहीं हो सकता, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जो फाफन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि हम अपने जो रिपोर्ट मुरतब करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम असम्बली के अंदर करते हैं, वो हम असम्बली का जो डेटा है जिसमें हाजिरी होती है अरकान की और फिर जो डिबेट चलती है असम्बली में, ज़ाहिर है उसके मिनट्स आते हैं, तो फाफन उन मिनट्स को, उन चीज़ों को देख के अपनी रिपोर्ट मुरतब करते हैं। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक शेख साहब जो हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त 12वां जो सेशन था और उसकी तारीख बनती है 23 जनवरी 2025 और उन्होंने वो स्पीकर साहब को दी थी और उनको पढ़ के सुनाई। अब उसके बाद जो इजलास चले हैं 12वें के बाद अब खासे इजलास हो चुके हैं और वो ऑलमोस्ट अब 40 या उससे ऊपर बन रहे हैं। लेकिन इस हवाले से ये है कि हमें डेटा से जो पार्लियामेंट का वेबसाइट है जिससे फाफन रिपोर्ट मुरतब करते हैं, उससे कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि जिससे हमें पता चला हो कि स्पीकर साहब ने डिसीट करने की या उनकी गैर हाजिरी की कोई चीज पड़ी। ये बड़ी वाज़ेह है। और सर, फाफन की रिपोर्ट में जिन 100 से ज्यादा अरकान के गैर हाजिर रहने का जिक्र है, सर वो क्या मामला है, इस पर बता सकते हैं? मेरे इसमें डिटेल थोड़ा हम एक और इस पे तफसीलन निशस्त कर सकते हैं कि जो वो गैर हाजिर रहे हैं वहाँ क्या स्टेटस है, क्या उन्होंने एप्लीकेशन दी। फिर एक और जो इसमें नुक्ता बताना जरूरी है वो ये है कि बाज़ दफ़ा एक मतलब कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई गैर हाजिर रहता है या रहती है तो वो वापस आकर भी अपना जो है एप्लीकेशन वो दे सकते हैं। ये भी एक नुक्ता है जो नाजरीन को हमें सबको जानना चाहिए। आप कह रहे हैं तहरीक पेश होने के बाद भी छुट्टी की दरख्वास्त दी जा सकती है, यानी शेख वकास के पास अब भी मौका मौजूद है? हाँ, ये इस सूरत में किरण कि अगर फर्ज करें उन्होंने गैर हाजिरी कर दी, छुट्टियां ले ली, गैर हाजिरी की बजाय मुनासिब कहूँ छुट्टियां ले ली और वो वापस आकर और इस दौरान अगर कोई मूव नहीं हुआ स्पीकर की तरफ से, जो फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर कोई डिसीट का भी उस तरह मूव नहीं चली, किसी रुकन ने भी तहरीक पेश नहीं की और ये अगर वापस आकर सेशन 40 सेशन के बाद वो अगर अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो कानून मेरा ख्याल उनको सपोर्ट करता है, कानून के मुताबिक करता है। मेरा ख्याल नहीं, वो सपोर्ट है इनके लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है तो वो तो वेबसाइट तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा असम्बली का, जिससे हम रिपोर्ट करते हैं, हम शेरी देखते हैं। अच्छा सर मुझे ये भी फरमाइएगा कि फाफन की जो 8वीं रिपोर्ट जारी हुई है उसमें बताया गया है कि हालिया इलेक्शंस की अब आधी से ज्यादा पटिशंस अब भी जो है वो ज़ेरे इल्तिवा है, तो इसकी क्या वजह समझ आती है आपको? और इनमें से जो ज्यादातर शिकायत हैं वो किस नौयत की हैं और चैलेंज करने वाली पार्टीज वो कौन सी हैं? जी, अच्छा, उसमें चैलेंज तो सारी पार्टियां कर रही हैं, वो तो मुझसे ज्यादा, फाफन से ज्यादा आप लोग जानते हैं, रेगुलर नजर रखते हैं। असल बात यह है कि आमतौर पे जो पिटिशंस जाती हैं
वो एक तो इलेक्शन पिटीशन जो वो प्रोसेस के बारे में होती हैं, वो जो एक पोलिंग प्रोसेस है ज़्यादा उसकी नौयत उनकी होती है। फिर पेपर्स की बैलेट पेपर्स की गिनती के हवाले से होती है, और उसमें अगर कोई बेकायदगियां नजर आए तो पिटीशन दर्ज कर दी जाती है। कुछ पिटीशन जो है वो लोगों की कैंडिडेट्स की एहलियत नाअहलियत के बारे में भी आ जाती हैं। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि पिटीशंस तक उनकी पिटीशन लोगों को, आम शहरियों को, मीडिया को, हमें उस तरह नहीं मिल रही कि जी हम उनको देखें, हम उनका एनालिसिस करें, हम उनको पढ़ें, उस पर कोई राय कायम करें। हालांकि ये शहरियों का भी हक है, सबका हक है। इसी से कन्फ्लिक्ट कम होते हैं, इसी से सबकी राय इंक्लूसिविटी होती है, और मुल्क में डेमोक्रेसी जो है वो फरोग पाती है। अच्छा सर, इसी रिपोर्ट पे जो ट्रिब्यूनल्स ने 374 में से 171 जो पिटीशन थी उनका फैसला किया है, तो इनमें बता सकते हैं आपके शिकायत कुनिंदा जो है वो कौन थे, कौन सी जमात से थे, और नताइज क्या रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट ये सर, कितनों में नताइज जो है वो चेंज हो गए? अब ये है कि इसमें अगर आप देखो तो 374 374 पिटीशन में से 171 जो है उनके फैसले हो गए, और उसमें 46 जो हैं 46% बनती है पीटीआई की, ठीक, जो अमानत याफ्ता। पहले तो मैं इस पे बता दूं, जो आपने कहा कि पिटीशन को किस पार्टी ने कितनी दर्ज की, वो मैं डेटा आपके सामने रखता हूँ। पीटीआई के जो अमानत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनकी कुल 206 पिटीशन उन्होंने दर्ज की, और उसमें 86 जो है वो कौमी असम्बली की थी और 120 सूबाई असम्बली की। फिर दूसरे नंबर पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आ जाते हैं, उनकी जो पिटीशंस हैं, पीएमएलएन की जो है 48 पिटीशन उन्होंने दर्ज की, और इनकी कौमी असम्बली की 15 और सूबाई असम्बली की 33 पिटीशन थी पीएमएलएन की। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की 28 टोटल पिटीशन थी, जिसमें से 5 कौमी असम्बली की, 3 सूबाई, और जेयूआईएफ की टोटल 25, और उसमें से 4 कौमी असम्बली की, 21 सूबाई, और ये 307 बन गई 4 पार्टियों, बड़ी पार्टियों की। और बाकी जो 67 पिटीशंस थी वो बाकी पार्टियों की थी। ये तो आ गया जो आपका क्वेश्चन था कि किसने कितनी दर्ज की। अब इनमें से अब सवाल ये है कि टोटल डिस्पोज ऑफ कितनी हुई, तो वो आपने खुद भी जिस तरह बताया कि 171 के फैसले हुए, और उसमें जो परसेंटेज बनती है केविन, वो 46% टोटल में से पीटीआई के अमानत याफ्ता उम्मीदवारों की 38% डिस्पोज ऑफ हुए, पीएमएलएन के 54, और पीपी के भी 54, और जेयूआई के 40%। वो जो छोटी जमातें हैं जिनका मैं जिक्र किया, उनकी 12% परसेंटेज बनती है डिस्पोज ऑफ की पिटीशंस की, और ये तकरीबन इन 12% ढाई जो हैं, या 66% आप कह लें, वो उनके फैसले भी हो चुके हैं। सही, उनके फैसले हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुख्तार साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।